8 अप्रैल 2017 नैन्थनकोट केरला के एक पोश रेसिडेंशियल एरिया में लोग अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे थे। रात का वक्त था, तभी अचानक एक बंगलो के ऊपर वाले फ्लोर से काला धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया और कुछ ही मिनट्स में आग की लपटें भी दिखाई देने लगी। पड़ोसियों ने तुरंत ही फायर टीम और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। सबको लगा कि शायद इलेक्ट्रिकल शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी होगी या फिर किचन फायर हुआ होगा, लेकिन किसी को भी ये अंदाज़ा नहीं था कि ये आग किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं बल्कि एक बहुत बड़े राज को छुपाने के लिए लगाई गई थी। फायर फाइटर्स ने तुरंत ही ऑपरेशन शुरू कर दिया। आग को काबू करने के लिए काफ़ी वक्त भी लगा। अब जैसे ही आग कम हुई तो पुलिस ने तुरंत ही प्रोटेक्टिव गियर्स पहनकर इस घर के अंदर एंट्री की और बस यहीं से शुरू हुआ इंडिया के सबसे हॉरिफाइंग फैमिली मर्डर केसेस में से एक, द नैन्थनकोट फैमिली मैसेकर। जैसे ही ऑफिसर्स ड्राइंग रूम क्रॉस करके अंदर की तरफ बढ़े तो उन लोगों को हर जगह पर सिर्फ धुआं और जला हुआ फर्नीचर ही दिख रहा था और घर में एक अजीब सी स्मेल फैली हुई थी। लेकिन कुछ ही सेकंड्स बाद उनकी नज़र पड़ी पहली बॉडी पर, फिर दूसरी, फिर तीसरी और फिर चौथी बॉडी पर। एक ही घर के अंदर एक ही फैमिली मेंबर के 4 लोग मरे हुए पड़े थे। और इतना ही नहीं, यहाँ पर जो बॉडीज़ पड़ी हुई थी वो किसी हथियार से काटे हुए टुकड़ों में पड़ी हुई थी। तो यहाँ पर पुलिस तुरंत ही समझ गई कि ये आग किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं लगी थी, बल्कि ये आग मर्डर्स को छुपाने के लिए लगाई गई थी। क्राइम ब्रांच, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स और सीनियर ऑफिसर्स को तुरंत ही बुलाया गया और पूरे एरिया को सील कर दिया गया और मीडिया को भी इस घर के अंदर आने की परमिशन नहीं थी। और अब पुलिस इस घर का कोना कोना छान रही थी। तभी एक दूसरे कमरे में से एक और बॉडी मिली, यानी कि अब तक पुलिस को टोटल 5 बॉडीज मिल चुकी थी। अब ये घर किसका था और इस घर में कितने लोग रहते थे, ये जानने के लिए पुलिस ने अब पड़ोसियों से पूछताछ करना शुरू कर दी। तो उन्हें ये पता चला कि इस घर में टोटल 5 लोग रहते थे। मिस्टर राजा थंकम, जो एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे, उनकी पत्नी डॉक्टर जीन पद्मा, जो एक रिटायर्ड डॉक्टर थी, उनका बड़ा बेटा कैडेल जिनसन राजा, जो एक गेम डेवलपर था, उनकी बेटी कैरोलिन, जो भी कुछ ही महीनों पहले चाइना से MBBS की पढ़ाई कंप्लीट करके आई थी, और डॉक्टर जीन पद्मा की नानी ललिता जैन, जो देख नहीं सकती थी और अपनी मेडिकल प्रॉब्लम्स की वजह से वो इसी घर में रहती थी। यानी कि अब पुलिस के पास टोटल 5 बॉडीज़ थी और इस फैमिली में टोटल 5 मेंबर्स रहते थे। तो सबसे पहले तो पुलिस को यही लगा कि इन 5 का किसी ने कत्ल कर दिया है, लेकिन आगे इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि इन 5 बॉडीज़ में से एक बॉडी फेक थी, यानी कि वो बस एक पुतला था, एक मेटल और कपड़े से बनाया गया हुआ पुतला। तो अब अगर इन 5 बॉडीज़ में से एक बॉडी सिर्फ डमी पुतला थी तो इसका मतलब साफ था कि इन 5 मेंबर्स में से कोई एक मेंबर गायब था। तो पुलिस को सबसे पहले यही पता लगाना था कि इन 5 मेंबर्स में से कौन सा मेंबर इस घर से गायब था। आगे इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने जब इन सारी बॉडीज़ की ऑटोप्सी करवाई तो उन लोगों को पता चल गया कि इन सारे मेंबर्स में से इस घर का सबसे बड़ा बेटा यानी कि कैडेल जिनसन राजा इस घर से गायब था। अब पुलिस के मन में कई सारे सवाल थे, जैसे कि उन 5 बॉडीज़ में से एक डमी मेटल की बॉडी मिली थी, उसकी क्या वजह थी? क्या वो पुलिस को गुमराह करने के लिए रखी गई थी या फिर बात कुछ और थी? कैडेल जिनसन, जो इस फैमिली से गायब था, क्या उसी ने इन सारी फैमिली मेम्बर्स का मर्डर किया था या फिर वो खुद किसी बड़ी साजिश का शिकार हुआ था? अब क्योंकि कैडेल ही यहाँ से गायब था तो पुलिस उसको शक की निगाहों से देख रही थी, लेकिन बिना किसी सबूत के कुछ भी कह पाना पुलिस के लिए नामुमकिन था। अब इन सारे सवालों का जवाब सिर्फ एक ही इंसान दे सकता था और वो था कैडेल जिनसन राजा। और पुलिस ने इससे सारे सवालों का जवाब लिया भी, लेकिन इस जवाब को सुनने के लिए शायद कोई भी रेडी नहीं था। इस जवाब को सुनकर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट शॉक रह गया था। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में पूरी कहानी के बारे में बताता हूँ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से आज एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि आज 18 अगस्त है, यानी कि मेरा बर्थडे, जिस दिन ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। इस वीडियो को अपलोड होने में शायद 3-4 दिन का टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप लोग मुझे बर्थडे विश करना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में बर्थडे विशेस कर दीजिए और मुझे बर्थडे गिफ्ट देने के लिए प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बढ़ते इस वीडियो की तरफ। 10 अप्रैल 2017
एक तरफ फोरेंसिक एक्सपर्ट्स इस घर के हर कोने की जांच कर रहे थे और दूसरी तरफ पुलिस ने पूरे तिरुवनंतपुरम में एक ही नाम सर्कुलेट कर दिया था, वो था केडल जिनसन राजा। अब तक पुलिस के पास दो पॉसिबिलिटीज थी, या तो केडल भी किसी अटैक का शिकार हुआ था या फिर वो ही इस पूरे मैसेगर का जिम्मेदार था। पुलिस ने उसका मोबाइल नंबर ट्रेस करना शुरू किया, उसके सारे बैंक ट्रांजैक्शन चेक किए गए, उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव से भी ये पूछताछ शुरू की गई। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसके दोस्त बहुत ही कम थे। वो सोशल गैदरिंग्स में भी कभी कभी दिखाई देता था। पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने जब भी केडल को देखा था तो अकेला ही देखा था, ना ही कोई सोशल लाइफ, ना ही कोई क्लोज फ्रेंड सर्कल, कुछ भी नहीं। पुलिस केडल के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रही थी, उतना ही ये केडल पुलिस के लिए मिस्ट्री बनता जा रहा था। क्राइम सीन के इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस ने घर के अंदर कई सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशंस किए। हर विक्टिम की बॉडी कई टुकड़ों में कटी हुई थी, कई जगहों पर खून के धब्बे लगे हुए थे और उनके ऊपर फायर डैमेज। यानी कि इन्वेस्टिगेटर्स को अब एक बात तो क्लियर हो गई थी कि पहले इन सब का मर्डर हुआ था, फिर इन सारे सबूतों को छुपाने के लिए इस घर को आग लगाई गई थी। इसके बाद पुलिस ने घर के आसपास जितने भी कैमरास लगे हुए थे उन सबको चेक करना शुरू कर दिया। फिर रोड कैमरास, ट्रैफिक कैमरास, सब जगह से फुटेज कलेक्ट की गई और फिर धीरे धीरे पूरी टाइमलाइन बनने लगी। अब केरला पुलिस ने केडल की फोटोग्राफ्स और सारी इन्फॉर्मेशन रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और एयरपोर्ट जैसी जगहों पर सर्कुलेट कर दी थी, क्योंकि पुलिस को शक था कि अगर केडल ही मर्डरर है तो वो इस सिटी को छोड़ने की कोशिश जरूर करेगा। और बिल्कुल वही हुआ। पुलिस को कुछ ही समय बाद ये इन्फॉर्मेशन मिली कि केडल को थम्पानू रेलवे स्टेशन पर देखा गया है। इन्फॉर्मर्स ने बताया कि जो डिटेल्स उन लोगों को मिली थी, ये चेहरा बिल्कुल उसी से मैच कर रहा था। तो तुरंत ही टीम वहां पर पहुंच गई और बिना किसी रेजिस्टेंस के केडल को गिरफ्तार कर लिया गया। हैरानी की बात यह थी कि उसने बिल्कुल भी भागने की कोशिश नहीं की, ना ही कोई अग्रेसिव बिहेवियर दिखाया। वो बिल्कुल ही शांत था, जैसे उसे ये पता हो कि ये दिन तो आने ही वाला था। अब तुरंत ही उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया और इंटरोगेशन शुरू हुई। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को शुरू में ये लगा कि शायद केडल इन सारे मर्डर्स से इनकार कर देगा, वो किसी अननोन अटैकर की कहानी बनाएगा। लेकिन जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। कुछ ही सवालों के बाद केडल ने यह मान लिया था कि घर में जितने भी मर्डर्स हुए थे वो सब उसी ने किए थे। इंटरोगेशन रूम में अचानक से एकदम सन्नाटा छा गया था। घर का सबसे बड़ा लड़का अपनी ही फैमिली के 4 मेंबर्स को मारने की बात इतनी शांति से एक्सेप्ट कर रहा था। लेकिन ऑफिसर्स को अभी भी एक ही सवाल खाया जा रहा था कि आखिर अपने पिता, अपनी माँ, अपनी बहन और अपने बुजुर्ग को कोई इतनी बेरहमी से क्यों मारेगा। लेकिन केडल का जो जवाब था वो बहुत ही ज्यादा शॉकिंग था। केडल ने इन्वेस्टिगेटर्स को बताया कि उसके और उसकी फैमिली के बीच में काफी टाइम से टेंशन चल रही थी। उसके मुताबिक फैमिली उसे समझती ही नहीं थी, वो उसे कंट्रोल करती थी और उसकी लाइफ के हर एक डिसीजन में इंटरफेयर करती थी। लेकिन पुलिस को इतना तो समझ में आ चुका था कि सिर्फ इतनी सी वजह इन सारे हत्याओं का कारण नहीं हो सकती। ये इंटरोगेशन जैसे जैसे आगे बढ़ी तब केडल ने एक और अजीब बात बतानी शुरू की, एक ऐसी बात जिसका नाम पुलिस ने शायद आज तक किसी भी मर्डर इन्वेस्टिगेशन में नहीं सुना था। एस्ट्रल प्रोजेक्शन, इसे ओबीई यानी कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी कहा जाता है। केडल के मुताबिक ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस देखना चाहता था, यानी कि किसी इंसान की मौत के बाद उसके शरीर से जो आत्मा बाहर निकलती है वो इस चीज को देखना चाहता था। और इसी की वजह से उसने अपने सारे फैमिली मेंबर्स को एक के बाद एक मार दिया था। केडल का दावा था कि उसकी लाइफ और उसके हर एक डिसीजंस पर इस कॉन्सेप्ट का बहुत गहरा असर हुआ था। पुलिस ऑफिसर्स अब एक दूसरे को देखने लगे थे कि आखिर ये केडल क्या बात कर रहा है, क्या ये सच में इसके कोई बिलीव्स हैं या फिर ये कोई बहाने कर रहा है अपने गुनाह को छुपाने का। अब पुलिस के सामने मर्डरर भी था और उसका कन्फेशन भी था, लेकिन अभी भी पुलिस के दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था कि आखिर एक बेटा अपनी ही फैमिली का कातिल कैसे बन गया। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए इन्वेस्टिगेटर्स ने केडल की पूरी जिंदगी को खंगालना शुरू कर दिया और जो तस्वीर सामने आई वो किसी सीरियल किलर की नहीं बल्कि एक ऐसे लड़के की थी जो बचपन से ही अपनी दुनिया में जीता था। केडल जिनसन राजा का जन्म एक हाईली एजुकेटेड और फाइनेंशियली स्टेबल क्रिश्चियन फैमिली में हुआ था। उसके पिता एक प्रोफेसर थे और उसकी माँ एक डॉक्टर, जैसा कि मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। बाहर से तो ये फैमिली दिखने में बिल्कुल परफेक्ट लग रही थी, लेकिन अंदर से सब कुछ इम्परफेक्ट था। केडल बचपन से ही बहुत इंट्रोवर्ट था,
ना ही उसके कोई ज्यादा दोस्त थे, ना ही उसे घर के बाहर घूमना पसंद था। पड़ोसियों के मुताबिक उन्होंने जब भी कैडल को देखा था तो वो हमेशा अकेला और शांत ही होता था। कभी किसी से झगड़ा नहीं और कभी किसी से ज्यादा बात नहीं। अक्सर अपने कमरे में वो कंप्यूटर के सामने घंटों बिता देता था। उसकी दुनिया बस उसका रूम और उसका कंप्यूटर ही था। कैडल की सोशल लाइफ बिल्कुल ना के बराबर थी। वो काफी कम लोगों से मिलता जुलता था। कैडल एक ऐसी फैमिली में बड़ा हुआ था जहाँ एजुकेशन को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी, क्योंकि उसके घर में उसके फैमिली मेंबर्स में हर कोई पढ़ा लिखा था। तो नेचुरली उसकी फैमिली को कैडल से भी काफी ज्यादा उम्मीदें थी। लेकिन बचपन से ही कैडल को पढ़ाई में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे बस कंप्यूटर्स और गेम डेवलपमेंट्स में ही इंटरेस्ट था। लेकिन उसका करियर उसकी फैमिली कुछ और ही बनाना चाहती थी। कैडल ने पुलिस को बताया कि उसे हमेशा से यही लगता है कि उसकी बात कभी भी घर में सुनी ही नहीं गई। बचपन से ही उसकी कंपैरिजन उसकी बहन या फिर उसके पेरेंट्स के साथ की जाती थी कि देखो तुम्हारी बहन पढ़ाई में कितनी होशियार है और तुम पढ़ाई में बिल्कुल निकम्मे। और बचपन से ही उसके दिमाग में ये बात बैठ गई थी कि वो इस फैमिली का फेलियर है। उसके हिसाब से उसके माँ बाप उसको इस फैमिली का फेलियर मानते थे, जबकि बाकी तीनों सक्सेसफुल थे। कैडल की फैमिली ये चाहती थी कि कैडल भी अपनी लाइफ में सेटल हो, तो इसी वजह से उसके फादर ने उसको सबसे पहले फिलीपींस भेजा था पढ़ाई करने के लिए। लेकिन वहां से वो कुछ ही समय बाद इंडिया वापस लौट आया। फिर उसके थोड़े समय बाद ही कैडल के पिता ने उसको ऑस्ट्रेलिया भेजा मेडिकल पढ़ाई करने के लिए। लेकिन थोड़े टाइम के बाद ही वो वहां से भी वापस इंडिया आ गया। फिर कुछ टाइम के बाद कैडल ने अपनी दिल की बात अपनी फैमिली के सामने रखनी चाहिए। उसने अपनी फैमिली से कहा कि उसे एनिमेशन और गेम डेवलपमेंट में ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो वो उसके लिए वापस ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है और अपनी पढ़ाई कंप्लीट करना चाहता है। तो ये बात उसकी फैमिली ने बड़ी खुशी से मान ली कि चलो कैडल भी अपनी लाइफ में कुछ सीरियस हो रहा है, वो अपना करियर बनाने के लिए ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता है। तो उसके फादर ने उसको वापस ऑस्ट्रेलिया भेज दिया। और ऑस्ट्रेलिया पहुंचने के बाद कैडल ने अपनी फैमिली को बताया कि उसकी पढ़ाई अब कंप्लीट हो चुकी है और वहाँ पर उसे एक जॉब भी मिल चुकी है। और उसके थोड़े टाइम के बाद उसने अपनी फैमिली से कहा कि ये जो ऑस्ट्रेलिया वाली जॉब है वो अब रिमोटली इंडिया में बैठकर भी कर सकता है। तो अब वो इंडिया अपनी फैमिली के पास वापस आ चुका था। तो अब कैडल के इंडिया आते ही वो वापस अपने ऊपर वाले कमरे में रहने लगा। और उसके कुछ ही महीनों बाद उसकी बहन कैरोलिना, जो कि चाइना अपनी MBBS की स्टडीज करने गई थी, वो भी अपनी स्टडीज कंप्लीट करके वापस इंडिया आ चुकी थी। तो अब एक तरह से ये पूरी फैमिली वापस एक साथ रहने लगी थी। तो बाहर से तो देखने में बिल्कुल ही फैमिली परफेक्ट लग रही थी कि हर कोई खुशी से रह रहा था। लेकिन अंदर ही अंदर कैडल के मन में अभी भी एक ही गुस्सा भरा हुआ था कि इतने सालों से उसके पेरेंट्स ने उसको सिर्फ क्रिटिसाइज ही किया था। हर बात में कंपैरिजन होती थी और उसकी जिंदगी के हर एक डिसीजंस पर उसके पेरेंट्स का कंट्रोल रहता था। तो अब ये सारी बातें इस कैडल के मन में धीरे धीरे करके नफरत का रूप ले चुकी थी। लेकिन इसके फैमिली को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं था। और अब दिन आया 5 अप्रैल 2017 का। बेंस कंपाउंड का वो बंगलो जो हर दिन की तरह बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। बाहर से देखने पर किसी को भी ये अंदाजा नहीं हो सकता कि अगले कुछ ही घंटों में इस घर के अंदर पूरी एक फैमिली खत्म होने वाली है। इसी सुबह कैडल ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैंने अपने कंप्यूटर में एक नया वीडियो गेम बनाया है, तो आप प्लीज जरा ऊपर चलिए, मैं आपको वो गेम दिखाना चाहता हूँ। तो अब एक माँ के लिए तो एक खुशी की बात थी कि उसके बेटे ने एक वीडियो गेम बनाया था और वो उसको देखने के लिए ऊपर बुला रहा था। तो वो बिना किसी शक के उसके साथ ऊपर चली गई। ऊपर जाते ही कैडल ने अपनी माँ को कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बिठा दिया और अब वो अपना ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर लगा ही रही थी। उतने में पीछे से कैडल एक कुल्हाड़ी लेकर आया और उनकी माँ पर अचानक से हमला कर दिया। और ये हमला इतना अचानक से हुआ था कि उसकी माँ को सोचने या समझने का मौका तक नहीं मिला। और कैडल ने उसकी माँ के ऊपर इतने सारे वार किए कि बस कुछ ही सेकंड्स में उनकी जान चली गई। इस माँ ने इस बेटे को जन्म देते वक्त ये सोचा तक नहीं होगा कि एक दिन यही बेटा उसकी जान ले लेगा। तो अब अपनी माँ को मारने के बाद कैडल ने उनकी बॉडी को बाथरूम में ठिकाने लगा दिया और उस जगह पर जो खून फैला हुआ था वो सब कुछ वो साफ करने लगा। कैडल ने पहले से ही ये सब कुछ प्रिपरेशन करके रखा हुआ था। उसने साफ सफाई का सामान और कुल्हाड़ी वगैरह ये सब कुछ ऑर्डर करके पहले से ही अपने कमरे में रख दिया था। तो अब ऊपर साफ सफाई करने के बाद नीचे वो अपने पापा और अपनी बहन के साथ नाश्ता करने चला गया। वहां पर वो ऐसे बिहेव कर रहा था कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कैडल की बहन ने उससे पूछा कि माँ कहाँ पर है, तो उसने बताया कि माँ अपने ऊपर वाले कमरे में है, वो मेरी वीडियो गेम देख रही है। और थोड़ी ही देर में उसने अपने पापा को भी सेम रीजन देकर ऊपर अपने कमरे में बुलाया।
जैसे ही उसके पापा ऊपर वाले कमरे में पहुंचे तो कैडल ने सेम उसी तरह उनका भी मर्डर कर दिया जैसे कुछ ही वक्त पहले उसने अपनी माँ का किया था। और अब अपने पापा को मारने के बाद उनकी बॉडी को भी सेम उसी तरह बाथरूम में ठिकाने लगा दिया। अब कैडल पर इस कदर खून सवार था कि वो ऊपर अब साफ सफाई किए बिना ही नीचे अपनी बहन के पास चला गया। उसने अपनी बहन को भी सेम रीजन देकर ऊपर वाले कमरे में बुलाया। जैसे ही ये कैरोलिन ऊपर वाले कमरे में पहुंची तो उसने दीवारों और फर्श पर जो खून फैला हुआ देखा, वो देखकर ये समझ चुकी थी कि आज उसके सामने उसका भाई नहीं बल्कि एक शैतान खड़ा था और ये शैतान आज उसकी जान लेकर रहेगा। तो अब कैरोलिन वहां से भागने का मन बना चुकी थी। जैसे ही उसने वहां से भागने की कोशिश की, पीछे से कैडल ने उसके ऊपर भी कुल्हाड़ी से एक वार कर दिया। लेकिन कैडल का ये वार बिल्कुल खाली गया था, मतलब कैरोलिन को ज्यादा कुछ चोट नहीं आई थी। तो अब कैरोलिन दूसरी बार भागने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो भागने में इस बार नाकाम रही क्योंकि कैडल ने उसके पास जो एक धारदार चाकू पड़ा हुआ था उसे लेकर उसने अपनी बहन का गला काट दिया। कैडल ने कुछ ही समय में अपने पूरे परिवार को खत्म कर दिया था। जिस परिवार के साथ उसने बचपन से अपनी जिंदगी गुजारी थी, उसी परिवार को कुछ ही मिनटों के अंदर इसने खत्म कर दिया था। लेकिन अब भी एक इंसान जो इस घर में जिंदा था, वो थी डॉक्टर जीन पद्मा की नानी ललिता। कैडल अपने पूरे परिवार को मारने के बाद उसी रात को अपनी माँ के नानी के पास यानी कि ललिता के पास डिनर करने के लिए चला गया। वहां पर ललिता ने कैडल से पूछा भी कि आखिर परिवार के सब लोग कहाँ पर है। तो वहां पे कैडल ने बिल्कुल नॉर्मली ये आंसर दिया कि सारे लोग कन्याकुमारी घूमने के लिए गए हुए हैं। लेकिन ललिता को ये बात हजम नहीं हुई, उसे कैडल पर शक होने लगा। अब कैडल के मन में भी ये डर बैठ गया था कि कहीं ललिता आस पड़ोस में या फिर किसी रिलेटिव को इन्फॉर्म ना कर दे और किसी को ये सारा राज पता ना चल जाए। तो अपना ये राज छुपाने के लिए उसने नेक्स्ट डे यानी कि 6 अप्रैल 2017 को ललिता के कमरे में जाकर उसे भी उसी तरह मार दिया जिस तरह उसने बाकी के फैमिली मेंबर्स को मारा था। अब इस घर में सिर्फ एक ही जिंदा आवाज बची थी, वो थी कैडल जिनसन राजा की। बाकी सब लोग मरे हुए पड़े थे। अब अपने परिवार को मारने के बाद कैडल उसी घर में 2 दिन तक रहा। उस घर में धीरे धीरे करके उन सारी डेड बॉडीज की बदबू फैलना शुरू हो गई थी और ये बदबू धीरे धीरे पड़ोसियों में भी जा सकती थी। लेकिन उसके लिए कैडल पहले से ही प्रिपेयर था। उसने पिछले कई दिनों से अपने घर में चोरी छिपे पेट्रोल जमा करना शुरू कर दिया था। 8 अप्रैल 2017 इसी रात कैडल ने अपनी पूरी फैमिली को जलाने के बारे में सोचा। उसने अपनी फैमिली के ऊपर पेट्रोल डालकर उनको आग लगा दी। लेकिन ये आग सिर्फ बॉडीज तक सीमित नहीं रही बल्कि पूरे घर में फैल चुकी थी और आग इतनी तेज हो चुकी थी कि अब ये बेकाबू बन चुकी थी। अब कैडल भी ये आग देखकर घबरा गया था और वो वहां से भागने के बारे में सोच रहा था। लेकिन जितनी देर में वो वहां से भागता उतनी देर में उसको भी कुछ जलने की वजह से इंजरीज आ चुकी थी। पुलिस ने उसको अरेस्ट करते वक्त उसकी बॉडी पर कई सारी बर्न इंजरीज देखी थी। कुछ ही देर में जब आग ने पूरे बंगलों को लपेट में लेना शुरू कर दिया और पड़ोसियों ने नोटिस किया तो उन्होंने तुरंत ही फायर फाइटर्स और पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था। और फिर वही हुआ जिससे कैडल बचना चाहता था। फायर फाइटर्स ने आग बुझाई और अंदर से सारी लाशें बरामद हुई। एविडेंस को मिटाने के लिए लगाई गई आग ही पुलिस को मर्डर मिस्ट्री तक लेकर आई। क्राइम के बाद कैडल केरला से निकलकर चेन्नई पहुंच गया और वहां पर वो एक होटल में रुका था। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि उसके शरीर के ऊपर जो बर्न इंजरीज लगी हुई थी और उसने जो अपने पीछे सबूत छोड़े थे, उसकी वजह से पुलिस उस तक आसानी से पहुंच जाएगी। कैडल को लग रहा था कि सारे सबूत जल चुके थे और पुलिस उस तक कभी भी नहीं पहुंच पाएगी और इसी वजह से कैडल चेन्नई से वापस केरला में लौट आया था और तभी पुलिस ने वहां पर उसे अरेस्ट कर लिया था। और जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले भी बताया कि कैडल के पकड़े जाने के बाद उसने भागने की भी कोशिश नहीं की थी और एक एविल स्माइल के साथ वो पुलिस के साथ पुलिस स्टेशन चला गया। कैडल ने पुलिस को बताया कि जब वो 14 साल का था तब से वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन की प्रैक्टिस कर रहा था। जैसा कि मैंने इस वीडियो में पहले भी बताया कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन मतलब एक ऐसी प्रैक्टिस होती है कि जहां पर इंसान किसी दूसरे इंसान के शरीर में से आत्मा को बाहर निकलते हुए देख सकता है और खुद भी ओबी यानी कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस कर सकता है। माना जाता है कि यह प्रैक्टिस ब्लैक मैजिक और सैटेनिक रिचुअल्स यानी कि शैतान की पूजा करने से जुड़ी हुई है। कैडल ने जो अपनी फैमिली से ऑस्ट्रेलिया वाली जॉब की बात की थी वो सब भी झूठ था। कैडल ऑस्ट्रेलिया सिर्फ इसीलिए गया था ताकि वो वहां पर एस्ट्रल प्रोजेक्शन की प्रैक्टिस कर सके और वापस इंडिया आकर वो अपनी फैमिली पर आजमा सके और उसे कोई भी डिस्टर्ब ना करे। और इतना ही नहीं, कैडल ने जो वो डमी पुतला मंगा कर रखा था वो इसीलिए मंगाया था ताकि वो एस्ट्रल प्रोजेक्शन की प्रैक्टिस कर सके।
उसने कुल्हाड़ी भी ऑर्डर करके रखी हुई थी ताकि वो उस डमी के साथ मर्डर की प्रैक्टिस भी कर सके। तो अब कैडल के मुताबिक उसने ये सारे मर्डर सिर्फ एस्ट्रल प्रोजेक्शन की वजह से ही किए थे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को ऐसा कोई भी साइंटिफिक या फिर लीगल एविडेंस नहीं मिला जिससे ये साबित हो सके कि ये सारे मर्डर्स इसी वजह से हुए थे। बाद में ट्रायल के दौरान प्रोसिक्यूशन ने भी ये कहा कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन वाली थियरी उसके जुर्म को जस्टिफाई करने की एक कोशिश थी, जबकि लीगल एविडेंस में ऐसा कुछ भी साबित नहीं हुआ था। जबकि अवेलेबल एविडेंस प्लानिंग और इंटेंट की तरफ इशारा कर रहा था। क्राइम ब्रांच और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने इस घर का बारीकी से इंस्पेक्शन किया। इन्वेस्टिगेशन में सामने आया कि ये विक्टिम्स की इंजरी शार्प वेपन से हुई थी, आग बाद में लगाई गई थी, ब्लड एविडेंस को साफ करने की कोशिश की गई थी और क्राइम सीन को डिस्ट्रॉय करने की भी कोशिश की गई थी। फोरेंसिक रिपोर्ट्स और फिजिकल एविडेंस ने प्रोसिक्यूशन के केस को मजबूत बना दिया। चार्जशीट फाइल होने के बाद ये केस एडिशनल सेशन कोर्ट तिरुवनंतपुरम में चला। प्रोसिक्यूशन ने कोर्ट के सामने कहा कि ये सारे मर्डर्स कोई अचानक गुस्से में नहीं हुए थे, बल्कि कैडल ने इसकी प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। वेपन्स भी मंगा कर रखे थे। बाद में सबूत को मिटाने की कोशिश भी की गई और इस बंगलों को आग लगा दी गई। डिफेंस की तरफ से उसकी मेंटल कंडीशन और एस्ट्रल प्रोजेक्शन की बातों का भी जिक्र हुआ। कई सालों तक ट्रायल चलने के बाद मई 2025 में तिरुवनंतपुरम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कैडल जिनसन राजा को अपने पिता प्रोफेसर राजा थंकम, अपनी मां जीन पद्मा, अपनी बहन कैरोलिन और जीन पद्मा की नानी ललिता की हत्या का दोषी करार दिया। कोर्ट ने ये ऑब्जर्वेशन दिया कि ये सारे मर्डर्स प्री प्लान यानी कि पहले से प्लान किए गए थे और एस्ट्रल प्रोजेक्शन की थियरी को रिजेक्ट कर दिया। कैडल को लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि उम्र कैद की सजा सुनाई गई और साथ ही एविडेंस को डिस्ट्रॉय करने से जुड़े ऑफेंसेस में भी उसे दोषी ठहराया गया। अब कैडल अपनी उम्र कैद की सजा काट रहा है, लेकिन इस केस ने पूरे इंडिया में फैमिली कम्युनिकेशन और मेंटल हेल्थ के चलते बड़ी डिबेट शुरू कर दी थी। लेकिन कोर्ट का स्टैंड साफ था कि चाहे मोटिव जो कुछ भी हो, लेकिन ये सारे मर्डर्स पूरी प्लानिंग के साथ किए गए थे। कभी कभी सबसे खतरनाक कहानियां उन घरों में चल रही होती है जो बाहर से बिल्कुल परफेक्ट दिख रहे होते हैं, जैसा कि ये नंथनकोट का बंगलो था। एक रिस्पेक्टेड फैमिली और सालों तक बढ़ता हुआ एक अंधेरा जो आखिरकार 4 बेगुनाह लोगों की जान लेकर गया। इस केस का सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है कि अगर कैडल की तकलीफ को वक्त पर समझा जाता तो क्या ये 4 जिंदगियां बच सकती थी या फिर ये ट्रेजेडी किसी भी हाल में होने ही वाली थी। यही सवाल इस केस को आज भी इंडिया के सबसे डिस्टर्बिंग फैमिली मर्डर केसेस में शामिल करता है। वैसे देखा जाए तो इस फैमिली में 2 डॉक्टर्स थे। एक तो कैडल की मां जीन पद्मा जो कि एक रिटायर्ड डॉक्टर थी और एक कैडल की बहन कैरोलिन जो होने वाली डॉक्टर थी। इन दोनों में से किसी को भी कैडल की ये मेंटल कंडीशन का कुछ भी पता नहीं चला और कैडल के मन में ये नफरत धीरे धीरे बढ़ती गई और आगे चलकर 4 बेगुनाह लोगों की जान लेकर गई। तो दोस्तों, आपका इस केस के बारे में क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अब मिलते हैं किसी अगले वीडियो में ऐसी किसी सच्ची घटना के साथ। तब तक बी सेफ, बी अलर्ट एंड ऑलवेज प्रोटेक्ट योर फैमिली।